नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। अमेरिका अपनी आक्रामक टैरिफ धमकियों से कई देशों पर दबाव डाल रहा है। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। साथ में रूस यूक्रेन की जंग के लिए भी भारत को जिम्मेदार बताया है। अब भारत अपने तरीके से अमेरिका को काउंटर करने में लगा है। भारत के पास ब्रिक्स का तुरुप भी है, जिसका इस्तेमाल करके भारत नए बाजार में अपने सामान बेच सकता है। जैसे रूस ने नए बाजार खोजे, वैसे ही भारत भी अपना निर्यात अमेरिका को नहीं बल्कि ब्रिक्स के बाकी देशों को बेच सकता है। ब्रिक्स और आरसीईपी की बढ़ती महत्वाकांक्षा अमेरिकी डॉलर की प्रभुता को चुनौती देगी। इन समूहों के सदस्य देश अपनी मुद्राओं को अधिक प्रमुख बनाने और वैश्विक व्यापार में डॉलर की निर्भरता को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। भारत ब्रिक्स और आरसीईपी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। देश ने इन समूहों में सक्रिय रूप से भाग लिया है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। भारत और चीन ब्रिक्स और आरसीईपी या क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ और डॉलर की प्रभुता को चुनौती दे सकता है। ये समूह वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक नए युग की शुरुआत करेंगे और अमेरिकी डॉलर की प्रभुता को कम करेंगे। ब्रिक्स और आरसीईपी में शामिल देशों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इन समूहों का उद्देश्य व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना और वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में अधिक प्रभाव डालना है। तो आज इसी पर विस्तृत चर्चा। खास मेहमान अब से कुछ देर में हमारे बीच में मौजूद होंगे, जिनसे जानने का प्रयास कि आखिर भारत किस तरीके से अपने लिए नया बाजार बनाता है और इसके लिए क्या कोशिशें अभी हमें देखने को मिल रही हैं। आज इसी का विश्लेषण जानकारों के माध्यम से। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ करोड़ी सिंह विदेश मामलों के जानकार जुड़ गए हैं। करोड़ी सिंह जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ आर के आर्य अर्थशास्त्री हैं, वो भी जुड़ गए हैं। आर के आर्य जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत लेकिन करोड़ी जी आपके साथ, क्योंकि जिस तरीके से भारत अब नए अवसर तलाश रहा है, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरीके से टैरिफ लगाया है, उसके बाद भारत समझ चुका है कि अब उसे नए रास्ते तलाशने हैं। और ऐसे में अगर ब्रिक्स के साथ, यानी कि जो ब्रिक्स के अन्य देश हैं, उनके साथ अगर हम अपना व्यापार बढ़ाते हैं, तो क्या हम बैलेंस कर सकते हैं इस सिचुएशन को और हमारी जो डिपेंडेंसी अमेरिका के ऊपर है वो कम हो सकती है? देखिए, ऐसा है कि भारत ने बहुत प्रयास किया कि अमेरिका के साथ टैरिफ को लेके रिश्ते नहीं बिगड़े जी। जब भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे, उससे पहले भारत ने यूनिलैटरली अमेरिकन गुड्स पे जो टैरिफ लगाते थे उनको कम कर दिया था। उसके बाद भारत जो अमेरिका से तेल खरीदता था, वो पिछले साल की पहली छमाही की तुलना में इस साल की छमाही में जनवरी से जून तक दुगना कर दिया अमेरिका से खरीदारी। लेकिन फिर भी भारत को इस तरह से सिंगल आउट कर रहे हैं जो दूसरे देश भी खरीद रहे हैं। और जो अमेरिकन अधिकारियों का एक्सप्लेनेशन है कि भारत 3 तरीके से फायदा उठा रहा था अमेरिका के साथ व्यापार में। एक तो भारत अमेरिका से जो चीजें आती थी उन पे हैवी टैरिफ लगाता था तो भारत को पैसा मिलता था। दूसरा, भारत अमेरिका में जो चीजें भेजता था, अमेरिका कम टैरिफ लगाता था, उससे भारत को फायदा होता था। और तीसरा, रशिया पे जब सैंक्शन लगा दिए तो रशिया से तेल खरीद रहा है भारत, और उस तेल को भारत अपने कंज्यूमर्स के लिए नहीं, रिफाइन करके एक्सपोर्ट करता है। तो उससे भी भारत के जो कॉर्पोरेट सेक्टर वाले हैं, कंपनीज हैं, वो पैसा कमाते हैं। भारत के जनसामान्य को फायदा उससे नहीं हो रहा है। और इन तीनों ही तरीके से जब भारत वहां से रशिया से ऑयल खरीदता है तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वो यूक्रेन रशिया के वार को फाइनेंस करता है। और इसीलिए उन्होंने पहले तो ये कहा कि महाराजा ऑफ टैरिफ है, फिर लॉन्ड्री मैट और क्रेमलिन कहा, इस तरह की भाषा भी यूज कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये तो एक बहाना है सब, क्योंकि अगर यही होता तो दूसरे देशों पे भी इसी प्रोपोर्शन में, चाइना पे भी टैरिफ लगाते और दूसरे देशों के साथ भी इसी तरह रिश्ता बिगाड़ते। मुझे लगता है कि इसके कारण दूसरे हैं। कारण ये है कि वो भारत जो सैनिक साजो सामान का है, उसमें सऊदी अरब और भारत सबसे बड़े खरीदार हैं।
और भारत ने फ्रांस से, रशिया से थोड़ा डाइवर्ट करने की कोशिश की, फ्रांस से या दूसरे यूरोपियन कंट्रीज से, इवन स्पेन से खरीदने का शुरू कर दिया। तो अमेरिकन जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उनका एक लॉबिंग था, दबाव था कि भारत अमेरिका से हथियार क्यों नहीं खरीदे, अमेरिकन वेपन इंडस्ट्री से क्यों नहीं खरीदे। दूसरा जो था, वो जो मागा कॉन्स्टिट्यूएंसी है ट्रंप की सपोर्ट की, जिसने चुनाव जिताने में भूमिका निभाई, उनका ऐसा दृष्टिकोण है कि सबसे ज्यादा इमिग्रेंट्स भारत के यहाँ हैं और वो अमेरिका में भारत के यहाँ आके नौकरी करते हैं, तो अमेरिकन जो है, जो लोकल, उनको एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत होती है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, और विशेष रूप से H1B वीजा, और ये ऐसा ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी है। तो ये दूसरा कारण है। तीसरा है अमेरिका की फार्मिंग लॉबी, वो भी ये चाहती है कि भारत जैसा बड़ा मार्केट अमेरिकन फार्मर्स को मिले, क्योंकि जो व्हाइट लॉबी, फार्मर्स की लॉबी है, वो ट्रंप पे निरंतर रूप से दबाव डाल रही है कि जो अमेरिकन एग्रो प्रोडक्ट्स हैं वो दुनिया में बिके। यूरोप वगैरह उसके लिए तैयार हो गए, भारत नहीं हुआ। तो ये सब दबाव बनाने के लिए उन्होंने ये बहाना बनाया। तो भारत इस चीज को अच्छी तरह समझ गया, इसलिए 5 दौर की बातचीत चली। पहले वो मान के चल रहे थे कि भारत को दबा के अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस अमेरिका मनवा लेगा, लेकिन उनको लगा कि ये तो नहीं हो रहा है। फिर छठे दौर की अभी इसी महीने 25-26 को बात होने वाली थी, तो उसको पोस्टपोन किया या कैंसिल किया अभी कह नहीं सकते, लेकिन ऐसा मान के चल रहे हैं कि अभी भी बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है कि बातचीत को आगे बढ़ा जाए, किसी न किसी रूप में ट्रेड नेगोशिएशन किया जाए भारत के साथ, क्योंकि अमेरिका में भी वो एक बहुत बड़ा सेक्शन है, वो दबाव बना रहा है कि भारत के साथ इस तरह से रिश्ते मत बनाओ, बिगाड़ो, क्योंकि भारत एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है, बिगेस्ट डेमोक्रेसी है। तो जो दुनिया में अथॉरिटेरियन कंट्रीज हैं, उनसे अगर आपको लड़ना है या उनके सामने खड़ा होना है, तो भारत को साथ लेना पड़ेगा। इसलिए अमेरिका की जो दूसरी लॉबी है पेंटागन में, वो ये कह रही है कि भारत से रिश्ते बिगाड़ना अमेरिका के राष्ट्रीय हित में नहीं है, इसलिए वो दबाव भी पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि अमेरिका खुद भी अब सुधारने की कोशिश करे, लेकिन जिस स्टेज पे रिश्ते पहुंच गए हैं वहां बड़ा मुश्किल लगता है। और इसीलिए अब भारत के प्रधानमंत्री जापान गए, तो जापान जाने से एक दिन पहले ही जापान का एक कमिटमेंट था अमेरिका में $550 बिलियन इन्वेस्ट करने का, और उसके लिए ट्रेड डेलीगेशन अमेरिका जाने वाला था जापान का। जापान ने वो डेलीगेशन कैंसिल कर दिया है, तो जो जापान का इन्वेस्टमेंट अमेरिका में आना था वो भी नहीं आ रहा है। तो अब अमेरिका को ये रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने जो दोस्त थे और जो एडवर्सरी थे, दोनों को ही एक ही तरीके से डील कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया में अमेरिका स्वयं आइसोलेट होता लग रहा है। और इसीलिए जापान भारत के नजदीक आ रहा है, और जापान भी अमेरिका से परेशान है। और केवल परेशान नहीं है, जापान और साउथ कोरिया को जो अमेरिका की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था, अमेरिका कहता था हम आपको सिक्योरिटी देंगे, सिक्योरिटी गारंटी प्रैक्टिकली थी, तो वो भी उनको भरोसा नहीं रहा है कि अमेरिका उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। तो जापान भी अपनी मिलिट्री की स्ट्रेंथ भी बढ़ाना चाहता है, मिलिटराइजेशन शुरू करना चाहता है। ये अमेरिका जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन के अलग है, क्योंकि जापान का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जापान शांति प्रिय कंट्री है, अपनी सेना नहीं रखेगा, केवल सेरेमोनियल मिलिट्री रखेगा जो सेल्फ डिफेंस के लिए होगी। लेकिन अब जापान भी उस दिशा में जा रहा है, तो भारत से सहयोग करके मिलिट्री के मामले में भी, डिफेंस के मामले में भी जापान सहयोग करना चाहता है। तो अब अमेरिका में चिंताएं बढ़ गई हैं कि भारत से रिश्ता बिगाड़ के अमेरिका कहीं अपना केवल आर्थिक नुकसान तो होगा ही अमेरिकन कंज्यूमर को, लेकिन ये एक स्ट्रेटेजिक है, और जो ग्लोबल लेवल पे अमेरिका की का दबदबा है वो भी इससे कम हो सकती है। जी
बिल्कुल, और इसीलिए देखिए लगातार भारत जो है अब अपने लिए नए अवसर भी देख रहा है, और बहुत ही अच्छे से आपने समझाया भी है कि कहीं ना कहीं अमेरिका अगर ये समझ लेता कि भारत के साथ ये ना रिश्ते बिगाड़ता तो अमेरिका के लिए भी ये फायदेमंद बात थी। आपके पास आ रही हूँ R.K. आर्या जी, क्योंकि इस टैरिफ के बाद से भारत की अर्थव्यवस्था के लिए क्या अच्छा है, और भारत अपनी अर्थव्यवस्था को और ज्यादा सुदृढ़ करने के लिए जो अवसर तलाश रहा है, क्या वो दिशा सही है? देखिए, ये बड़ा डिबेट का टॉपिक है। ये इतनी जल्दी तो ना तो डिस्कस किया जा सकता है, फिर भी मैं कुछ बातें बताता हूँ। बिल्कुल। अभी अभी लगभग 81 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड है यूएस के साथ, वो अफेक्ट हुआ है, क्योंकि ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं किया है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे कि 10 टॉप कंट्रीज जिसके साथ ट्रेड किया जाता है इंडिया का, उसमें सबसे 9 में तो ट्रेड डेफिसिट है, और सिर्फ यूएस के साथ ट्रेड सरप्लस है 45 बिलियन डॉलर का, और वो भी लेबर इंटेंसिव गुड्स में है। और अभी आप देख रहे हैं कि सूरत में जो जेम्स एंड ज्वेलरी का वर्क खत्म हो चुका है, तिरुपुर में टेक्सटाइल का वर्क खत्म हो चुका है, लेदर में भी दिक्कतें आ रही हैं, और जो श्रिम्प सप्लाई होता है एग्रीकल्चर से, उसको भी वो नहीं लेने को तैयार है। अब सवाल तो ये है कि क्या अमेरिका इतना अल्टरनेटिव ढूंढ सकता है? ये सिंपल गुड्स हैं, वो ढूंढ सकता है। अमेरिका जो है वो आप ये चाहता जरूर है एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स को इंडिया में बेचना, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है एग्रीकल्चर के लिए इंडिया। परंतु इंडिया ने पिछले 20 साल से WTO में जहां पे निगोशिएशन होती है, वहां से पीस क्लोज लिया हुआ है कि हमारे गरीब फार्मर्स हैं वो दब जाएंगे, तो इसलिए ये हमारे पे मत थोपो। और यूएस भी एग्री होता रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो 10% से ज्यादा सब्सिडी दे सकती हैं। जैसे यूएस में लगभग 18% सब्सिडी है फार्मर्स को, परंतु हम नहीं दे सकते क्योंकि WTO परमिट नहीं करता। इसके लिए जब मिनिस्ट्रियल मीटिंग होती है, इंडोनेशिया में लास्ट मीटिंग हुई थी, उसके बाद तो जजेस नहीं अपॉइंट हुए हैं, अमेरिका ने जजेस नहीं अपॉइंट करने दिए जो कि निगोशिएट या डिस्प्यूट सेटलमेंट करते हैं। तो अगर थोड़े बहुत इक्विपमेंट उनके ले लिए जाते डिफेंस के या फिर कोई और निगोशिएटिंग टेबल पर, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। वो तो 25% का टैरिफ तो जरूर लगना ही था, क्योंकि इस बार जो अमेरिका है वो ये नहीं चाह रहा कि मेरा ट्रेड डेफिसिट इतना हो और मुझे बार बार इन्हीं कंट्री से उधार लेनी पड़े। जिसके साथ ट्रेड डेफिसिट है उन्हीं से उधार ली हुई है, तो उसकी वजह से उसकी करेंसी पे फर्क पड़ता है और कई चीजों से। तो पहली बार यूएस ने 70 सालों में पहली बार इतना हाई टैरिफ सभी कंट्रीज पे लगाया है, और थोड़ा बहुत सबने रास्ता ढूंढ लिया है, क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट्स है उन कंट्रीज के प्रोडक्ट्स कॉम्पिटिटिव हैं। इवन चाइना ने भी रास्ता ढूंढ लिया है, इंडिया ढूंढ नहीं पाया, क्योंकि इंडिया के जो प्रोडक्ट्स है वो तो कॉम्पिटिटिव नहीं है, वो तो डाइवर्सिफाई भी नहीं हो सकते, क्योंकि अब तक मार्केट ना ढूंढ लेते, क्योंकि कैप्टिव मार्केट को यूनाइटेड स्टेट्स थोड़ी ना है। तो कहने का मतलब ये है कि फिलहाल जो आप पूछ रहे हैं, तो वो तो 48 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड डेफिसिट आता है वो इजिली हो रहा था, वो इसकी कमाई हो रही थी और एम्प्लॉयमेंट भी ठीक ठाक चल रही थी। परंतु इंडिया ने अपने पैर पर फिलहाल कुल्हाड़ी मार दी है। अगर हम देखें कि ये ब्रिक्स में शामिल हो रहा है, जो आज का आपका टॉपिक है, तो ब्रिक्स में शामिल तो पहले भी हो सकता था, 20-22 साल से ब्रिक्स तो बना हुआ है, और उसका 100 बिलियन डॉलर का नॉन डेवलपमेंट बैंक भी बना हुआ है, कि अगर जो ब्रिक्स की कंट्रीज हैं वो पहले 5 थी, अब वो लगभग 30 हैं। उसमें सऊदी अरबिया भी है, इजिप्ट भी है, अफ्रीकन की कंट्रीज भी है, इथियोपिया भी है, और भी कंट्रीज है, ईरान भी है, तो सारी कंट्रीज उसमें शामिल हो गई। पहला टेस्ट तो ब्रिक्स का चाइना ने किया है। चाइना ने कहा कि आप जो है RCEP में शामिल हो जाइए, जो रीजनल कोऑपरेटिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है, उसमें आप प्रोग्राम है, उसमें आप शामिल हो जाइए। इंडिया ने कहा वहां पे भी तो डोमिनेंस चाइना का रहेगा, क्योंकि चाइना जो है बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, सुपर पावर है मैन्युफैक्चरिंग में, जबकि यूएस जो है मिलिट्री में सुपर पावर है, परंतु मैन्युफैक्चरिंग में तो वर्ल्ड में सुपर पावर यही है।
तो अगर उसके गुड्स अभी भी डंप किए जाते हैं दूसरी कंट्री में जो प्रोडक्शन कॉस्ट से भी कम है, तो जरूरी बात है कि वो सभी मार्केट्स में जा रहे हैं, वो डंपिंग करते ही हैं। क्योंकि अभी चाइना के अंदर डिफ्लेशन है जबरदस्त। डिफ्लेशन का मतलब ये होता है कि कंज्यूमर वेट करेंगे कि हमें कोई अभी जल्दी नहीं है सामान खरीदने की, सिवाय सिर्फ ब्रिक्स के एक पर्पस सर्व हो सकता है, क्योंकि जो आवाज हमारी मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके अंदर अब कोई भी चीज फंक्शनिंग कर ही नहीं रही। कि जैसे वेनेजुएला पे, ईरान पे अटैक किया यूनाइटेड स्टेट्स ने, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने कुछ नहीं कहा, उसने सैंक्शन इम्पोज किया। रशिया पे भी अभी उसने वॉर को स्टॉप करने के लिए ये थ्रेटनिंग दी है कि ये कह के कि इंडिया जो है इतना ऑयल खरीद रहा है, उसके चाइना के साथ तो रिलेशन ठीक ठाक है, पहले से भी दोनों कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, परंतु ये जो है फ्री मार्केट इकोनॉमी है, इंडिया जो है प्राइवेट सेक्टर लेड फ्री मार्केट इकोनॉमी है। इसको जो इन्वेस्टमेंट है वो डेवलप्ड कंट्री से ही मिलती है। चाइना की इन्वेस्टमेंट डिनाई की हुई है क्योंकि टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। तो कौन इस कंट्री में डिस्प्यूट करेगा इन्वेस्टमेंट? वही करेंगे जो कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्रीज हैं, इसका इंटरेस्ट खाली वही है। परंतु क्योंकि पिछले 11 साल से मोदी प्राइम मिनिस्टर होने से इन्होंने वोकल फॉर लोकल कहने की कोशिश की है, जिसकी वजह से स्वदेशी नारा वगैरह लगाया है, जिसकी वजह से ये कि अपनी कंट्री के लोग इतने प्रोस्परस हो जाएं कि सारा सामान जो है हमें कहीं से इंपोर्ट ना करना चाहिए। उसमें इकोनॉमिक पॉलिसी में डिफेक्ट है। सच्चाई ये है कि आप प्रोडक्ट बना ही नहीं रहे, आपकी मार्केट भी डाइवर्सिफाई नहीं हो रही और आपका रुपये भी अनस्टेबल है। तो ये दिखते जरूर है, परंतु बिल्कुल देखिए, वोकल फॉर लोकल की हम लोग बात करते हैं, लेकिन अभी उसका कितना असर हम लोग दिखा पा रहे हैं। ऐसे में करोड़ी सिंह जी आपके पास आ रही हूँ सीधा, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये दौरा इस समय कितना ज्यादा मायने रखता है और कितना खास, क्योंकि अब प्रधानमंत्री ये समझ चुके हैं कि अमेरिका के साथ अब जो रिश्ते हैं वो उसको सुधारने का प्रयास ना करते हुए बल्कि क्लियर कट में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे में वो अपने लिए नए अवसर भी देख रहे हैं। तो उनका ये दौरा कितना खास माना जा रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री जो एशिया की शक्तियां हैं वहां पे विजिट कर रहे हैं जी, जापान और चीन, और दोनों ही भारत के लिए आज की स्थिति में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जापान के साथ हमारा रिश्ता अलग तरीके का है, चीन के साथ अलग तरीके का है, क्योंकि जापान के साथ भारत का कोई कड़वा अनुभव नहीं है ऐतिहासिक दृष्टि से, जबकि दूसरे देश हैं चीन का, दक्षिण पूर्व एशिया के देश, कोरिया का, इनका जापान के साथ बहुत कड़वा अनुभव है। तो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भारत और जापान के दोस्ती की जड़ें बहुत गहरी हैं, और अब दोनों का जो हित है उसका कन्वर्जेंस हो रहा है। तो दोनों में और प्रगाढ़ता बढ़ रही है, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, और जापान के पास जो टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ है और जो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है वो भारत के विकास में काम आ सकता है। और बहुत सी जगह जापानीज यहाँ पे जोन है भारत में, इंडस्ट्रियल जोन पॉकेट है अलग अलग भारत में। दिल्ली के पास ही यहाँ राजस्थान के बॉर्डर पे, राजस्थान में जापानीज अलग से एक पॉकेट है जहाँ पे केवल जापानीज इंडस्ट्री है। तो इस तरह से जापान मदद कर रहा है, और पहले बुलेट ट्रेन को लेके एग्रीमेंट ऑलरेडी हो चुका था। तो जापान भारत के रिश्तों को और मजबूत होने की पोटेंशियल ज्यादा है। लेकिन आज की स्थिति जो बनी है अमेरिका की वजह से, उसकी वजह से चीन के साथ जाना भी भारत के लिए एक कंपल्सन हो गया है। उसके लिए अलग अलग बातें हैं, कुछ ये कह रहे हैं कि भारत अपने हित की वजह से जा रहा है, कुछ कह रहे हैं कि अमेरिका ने पुश कर दिया, भारत को दबाव डाल दिया कि वो चीन की तरफ जाए। लेकिन अभी चीन के विदेश मंत्री आए थे, तो उनके साथ भारत ने ये तय किया है कि वहाँ एक तो जो टनल बनाने वाली मशीन खरीदेंगे, फर्टिलाइजर खरीदेंगे, रेयर अर्थ मिनरल्स खरीदेंगे। लेकिन भारत क्या भेजेगा चाइना को, क्योंकि जो ट्रेड का इम्बैलेंस है भारत के चीन के बीच में, वो बड़ी चिंता की बात है। क्योंकि भारत चाइना से बहुत ज्यादा लाता है, लगभग
अभी जब चीन जाएंगे एससीओ के साइडलाइंस में शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग होगी, तो डेफिनेटली बड़ा डेलीगेशन जापान गया है प्रधानमंत्री के साथ, और वो डेलीगेशन वहां भी आएगा, तो बातचीत होगी कि किस तरह से ट्रेड बैलेंस को ठीक किया जाए। दूसरा, बॉर्डर का डिस्प्यूट है दोनों के साथ, बहुत पुराना है, बहुत गहरा है, और उसको लेके भी अभी चीन के विदेश मंत्री आए थे, तो दो चीजें उभर कर सामने आई थी कि दो वर्किंग ग्रुप बनाए जाएं, एक बॉर्डर के एरिया को मैनेजमेंट के लिए और एक बॉर्डर के डिमार्केशन के लिए, प्रॉब्लम के रिजोल्व करने के लिए। हो सकता है वो मैकेनिज्म आगे बढ़ेगी। अभी तक की जो मैकेनिज्म है वो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिसमें हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और चीन के विदेश मंत्री हैं, तो उसका एक्सपेंशन के लेके बातचीत हो सकती है। लेकिन जो चिंता की बात है भारत के लिए, क्योंकि अमेरिका का जो टैरिफ लगा उससे जो अफेक्ट होने वाले हैं वो बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है, रिलायंस या अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, ये अफेक्ट होने वाले नहीं है, स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज अफेक्ट हो रही हैं, तो उनको कैसे बचाया जाए ये चिंता की बात है। और ये बचाने का तरीका है, ये सरकार के लेवल पे अकेले तो नहीं हो सकता, लेकिन इनके जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं उनको, उनके लिए मार्केट कैसे एक्सप्लोर किए जाएं। जापान में इनका बहुत बड़ा मार्केट एक्सप्लोर नहीं हो सकता, चीन भी खुद इसमें कम्पीट कर रहा है, तो चीन में भी नहीं हो सकता। तो भारत को अल्टरनेटिव मार्केट एक्सप्लोर करने चाहिए। केवल हम टीवी पे तकरीर करें या सियासी नारे देते रहें कि हम अमेरिका के सामने झुकने वाले नहीं है, इससे कुछ नहीं होने वाला। हमारे स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री को हम नहीं बचा पाए तो इंडिया ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग में बहुत कमजोर है। इसी का संकेत आर के आर्या जी भी दे रहे थे, इसी का संकेत वो भी देने का प्रयास कर रहे थे। आपके पास आ रही हूँ, इसी को आगे बढ़ाइएगा आर के आर्या जी, क्योंकि देखिए आप यही कह रहे थे कि मतलब प्रोडक्ट अभी बन कहाँ रहे हैं, अभी किस तरीके से हमें एक, क्योंकि एक पूरी चेन होती है ये, इस चेन पर कैसे वर्क करने की जरूरत है कि हम लोकल फॉर वोकल तो कह रहे हैं कि भाई हमें वोकल होना है, लोकल को आगे बढ़ाना है, लेकिन इसके लिए जरूरत ये है कि हम लोगों को थोड़ा मोटिवेट करें, पुश करें, ताकि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो बेहतर काम कर सके, तब जाकर कहीं हम ये बाजार में पहुंच सकेंगे। देखिए कि जो एमएसएमईज हैं वो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, अगर उनमें परसेंटेज देखोगे तो 90-95 जो है परसेंट वो माइक्रो यूनिट है। माइक्रो यूनिट का मतलब होता है कि एक या दो लेबर से काम करना, क्योंकि हमारे यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स काफी हैं और वो खाली हैं और उनके पास 15-20 लाख की इन्वेस्टमेंट होती है, तो वो अपना एक आध स्किल्ड वर्कर ले लेते हैं और वहां से अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं। फिर वेजिस का भी कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि जब आप अपस्केल करोगे किसी भी मैन्युफैक्चरिंग को तो आपको डेफिनेटली उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा और वेजिस को पूरा देना पड़ेगा। वो लेबर लॉज में ही आता है, इसीलिए लेबर लॉ रिफॉर्म हो ही नहीं पा रहे। सिवाय राजस्थान के बाकी किसी भी स्टेट ने लेबर लॉज को अप्रूव नहीं किया, क्योंकि सेंटर ने 5 साल पहले कर दिया था। जो टोटल लेबर लॉज है 247 है, उनको 4 कोड में बदल दिया था, परंतु जो लेबर की सेफ्टी है, जो लेबर का वर्किंग एनवायरनमेंट है, वो किसी भी, आप औरंगाबाद चले जाइए, पुणे चले जाइए, आई हैव ट्रेवल्ड ऑल ओवर द कंट्री, तो आप देखेंगे कि लेदर गुड्स जो है ऐसे बन रहे हैं जहां लोग खाना खा रहे हैं पुणे के अंदर, वहीं पर ही उनका टॉयलेट वगैरह, शर्म आती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक वर्किंग कंडीशन एमएसएमईज की ठीक नहीं होंगी तो वो अपस्केल नहीं हो सकते। और फिर जो क्रेडिट है, जहां पर बहुत महंगा है क्रेडिट, जो मैन्युफैक्चरिंग को है वो मिलता है 10% को पे, अंबानी को मिलता है 8% पे, और कई बार तो ये 14% भी होता है। तो जब तक आपका रिस्क रहेगा, क्रेडिट रिस्क, बैंक आपको लोन नहीं देंगे। अभी कोविड के बाद में सरकार ने ये कहा वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल का मतलब कि यहीं पे बनाओ, यहीं पे बनाओ, तो मोबाइल इंडस्ट्रीज आ गई, लगभग 28-29 मोबाइल इंडस्ट्रीज आ गई, जबकि एक्सपर्टीज वहां पर अभी भी चाइनीज की है। चाइनीज जब असेंबल करते थे तो चाइनीज कुछ प्रोडक्ट अपने भी बनाने लग गए, कुछ ताइवान से लेते थे, कुछ जापान से लेते थे, कुछ कोरिया से लेते थे। उनका वोकेशनलाइजेशन इतना फास्ट है, उनका ट्रेनिंग स्ट्रक्चर इतना बढ़िया है कि वो जरूरी है कि वो वहां पर अपने ही एम्प्लॉय लगाकर ही प्रोडक्ट बना सकते हैं। फिर उनका R&D भी ठीक है और रिवर्स इंजीनियरिंग भी करते हैं। वो पूरा प्रोडक्ट यूएसए से लिया
उसको नट एंड बोल्ट्स उसके खोल दिए और समझ लिया, फिर डुप्लीकेट बना दिए। तो अभी आपने देखा होगा कि चाइना के जो जहाज है वो बीट हो गए, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपनी नहीं है। परंतु जहां तक उसकी मीडियम टेक्नोलॉजी है, यूएसए के साथ तो एयरक्राफ्ट में मुकाबला नहीं कर पाएगा, स्पेस क्राफ्ट में यूएस का मुकाबला नहीं कर पाएगा, परंतु मैन्युफैक्चरिंग में तो आपका कॉम्पिटिटर है। और इसके अलावा जब डेवलप्ड कंट्रीज ही कह रहे हैं कि हम चाइना के प्रोडक्ट्स जो है, कई बार तो उनकी ग्रेडिंग ही नहीं पता। एक प्रोडक्ट 10-10 तरह का है, एक खिलौना भी देखोगे तो 10-10 तरह के हैं। तो सारे प्रोडक्ट्स जो है, कुछ डुप्लीकेट है, कुछ कैसे है, कुछ क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रहे। तो हमें एक चाइना +1 स्ट्रेटेजी अपनानी है। बिल्कुल, एक कदम आगे रहना होगा भारत को, तब जाकर बात बनेगी। और आप दोनों ने बहुत अच्छे से विश्लेषण किया है और समझाने का भी प्रयास किया है कि भारत को अब किस तरीके से आगे बढ़ना होगा और क्या चुनौतियां इस दौरान आएंगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ मुद्दा में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।